प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। तो प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन से मतलब होता है पोषण प्रदान करना, यानी प्रकृति में जो साधन है, प्रकृति में जितने भी साधन हैं उन साधनों को पोषण प्रदान करना, अर्थात वो सुरक्षित रहे और सुव्यवस्थित रहे, उनका उपयोग लाभकारी हो। और प्रकृति में जैविक और अजैविक दो प्रकार के साधन होते हैं और इन साधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए जिससे कि हमारे लिए तथा पर्यावरण के लिए लाभकारी हो। तो इसी को कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। संस्कृत का प्रसिद्ध वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। यह वाक्यांश इस वाक्यांश का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है और जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। अथर्ववेद में आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए जिनसे संसाधनों का संपोषण हो सके, अपने पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। इसमें तो नीला लिखा है। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन को निःशेषण भी कहते हैं। तो संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से उत्पन्न समस्याओं के विषय में समाज को जागरूक करना एक नया आयाम है। आपने गंगा सफाई योजना के विषय में सुना होगा। कई करोड़ की यही योजना थी और करीब 1985 में इसलिए आरंभ की गई थी क्योंकि गंगा की जल की गुणवत्ता में कमी हो गई थी। कैलिफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है और इस जीवाणु को गंगा जल में देखा गया था। 2011 और 2007 का ग्राफ है, ये जीवाणु की उपस्थिति को बताता है। तो सार्वप्रायिक संख्या MPN प्रति 100 ml और इसका लिमिट है न्यूनतम वांछित स्तर CPCV, न्यूनतम वांछित स्तर जल में होना चाहिए कोलिफॉर्म का CPCV। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2012 में आया था। जल का pH सरलता से सार सूचक की सहायता से मापा जा सकता है। गंगा हिमालय में स्थित अपनी उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के 100 से अधिक नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया है और इसका मुख्य कारण यह है कि नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल इसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव के अन्य क्रियाकलाप है जैसे नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख एवं शवों को बहाना। यही नहीं, उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा दिया है कि इसके विषैले आदि अन्य कारण हैं। जल में मछलियां मरने लगी हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के दो उद्देश्यों को पूरा करता है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, प्रदूषण का संरक्षण करना और गंगा की कायाकल्प करना, यानी गंगा का सौंदर्यीकरण करना था। और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है जिसे अक्टूबर 2016 में स्थापित किया था। पर्यावरण को बचाने के
5 प्रकार के आर है। तो 5 आरों का मतलब क्या है? एक रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पोज और रिसाइकल। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब है, रिफ्यूज का तात्पर्य है कि ऐसी वस्तुओं को नहीं खरीदना जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है और आपको, आपके परिवार को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक जैसी थैलियों को लेने से इनकार करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब है कम उपयोग, जैसे बिजली के बल्बों को बंद कर देना, टपकने वाले नल की मरम्मत करवाना आदि इसकी एग्जाम्पल है। पुनः उपयोग यानी रीयूज, रीयूज पुनः चक्रण से भी अच्छा है। इसमें खाद्य सामग्री के साथ में आने वाले प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे आदि का उपयोग हम रसोई में वस्तुओं को रखने के लिए कर सकते हैं। इस तरह से हम उनका पुनः उपयोग में ला सकते हैं। फिर आता है पुनः प्रयोजन, यानी कि पुनः प्रयोजन का मतलब होता है रीपर्पोज। रीपर्पोज से तात्पर्य है कि जैसे कि टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, उन बर्तनों में पेड़ पौधे लगा देना। पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण में यानी पदार्थों का पुनर्चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं आदि को पुनर्चक्रण भेज दिया जाता है, फिर से इनसे नई वस्तुएं बनाई जाती है नए सांचे में ढाल करके। संपोषी विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती है, साथ ही भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। संपोषित विकास से जीवन के सभी आयामों में परिवर्तन निहित है। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वह है ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, परंतु यह ऊर्जा भी हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा प्रक्रमों से मिलती है तथा विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों द्वारा ही प्राप्त होती है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, तो प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो, न कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को इनका लाभ मिले। संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे उसका उपयोग तो करना है, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनका सही तरह से निपटान हो जाना चाहिए। इस तरह से हम संपोषित प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। यजत शिरम यजामि वैदिक काल के दौरान जंगल वनस्पति के उत्पादक व साथ ही सुरक्षात्मक पहलू दोनों पर बल दिया गया था। वैदिक काल के अंत में कृषि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में उभरी थी। वन, वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है, यानी वन क्या है? एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीजों की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न रूपों जैसे जीवाणु, कवक, फल, कुशी, पादप, सूत्रकृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप आदि भी महत्वपूर्ण है। वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। प्रयोगों और वस्तु स्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो सकता है। स्टेक होल्डर यानी दावेदार, तो स्टेक होल्डर से तात्पर्य ये है कि जो वन है इनको संरक्षित करने का उत्तरदायित्व कौन कौन ले सकते हैं, तो उनको कहते हैं स्टेक होल्डर। इसमें देखो, वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
वन पर निर्भर रहते हैं। सरकार व वन विभाग और उद्योगपति और वन्यजीव प्रेमी। तो सरकार और वन विभाग उद्योगपति है और वन्यजीव प्रेमी है। वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे कि पाइन, चीड़, टीक जिसको यूकेलिप्टस कहते हैं के वनों में परिवर्तित हो गए। और वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत ये यूकेलिप्टस और चीड़ के वृक्ष ही हो गए हैं। इन वृक्षों को उगाने के लिए क्या किया कि सारे क्षेत्र से सभी पेड़ पौधों को हटा दिया गया और विशेष प्रकार के पौधे बो दिए गए जिसको चीड़ और यूकेलिप्टस कहते हैं। तो इससे जो वन में मिलने वाली औषधि है, वनस्पति है, फल, नट, चारा है, तो स्थानीय स्थानीय लोगों के लिए सब कुछ अब वन में जाना बंद हो गया। वनों के उत्पादों पर आधारित उद्योग है टिम्बर उद्योग, इमारती लकड़ी जिसको कहते हैं, कागज, लाख तथा खेल के सामान आदि बनाए जाते हैं। प्राकृतिक वन प्राकृतिक एवं वन्यजीव प्रेमी जो वन पर तो निर्भर नहीं है परंतु अपने वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं से किया, शेर, चीता, हाथी, गैंडा से हुआ तथा उन्हें संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने के महत्व को समझ लिया है। परंतु क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहिए जो वन तंत्र का भाग बन गए हैं। स्थानीय निवासी परंपरानुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्यजीव प्राणी संरक्षण उनके आर्थिक अनुष्ठान का भाग बन गए हैं। भारत सरकार ने पिछले दिनों में जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की और यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव में 363 लोगों के साथ बलिदान दे दिया था। विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र में अल्पाइन के वन हैं जो भेड़ों के चरागाह थे। घुमंतु चरावाहे प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म काल में अपनी भेड़ें घाटी में चराने के लिए जाते थे, परंतु जब राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई तो इन लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया और जो इन संरक्षित क्षेत्र है इनको पर्यटकों द्वारा अथवा उनकी सुविधा के लिए की गई व्यवस्था से होने वाली क्षति के बारे में भी जानकारी दी जाती है। और ये खेजड़ी का वृक्ष ऐसा होता है। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा कि जो पर्यावरण एवं विकास दोनों के हित में हो। संपोषित प्रबंधन उद्योगों को वन संपदा अधिकतर बाजार के मूल्य से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है जबकि स्थानीय निवासियों को उनसे वंचित रखा जाता है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम था। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला गढ़वाल के रैनी नामक गांव की घटना है। 1970 में प्रारंभिक दशक में यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच से प्रारंभ हुआ। वन प्रबंधन की भागीदारी में एक और उदाहरण है पश्चिम बंगाल का। तो 1972 में पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम जिले में साल के पेड़ों को नष्ट कर दिया गया था और फिर सरकार ने कहा कि हम साल के वृक्ष लगा देंगे लेकिन वो नहीं लगा पाए। ऐसी स्थिति में ग्रामवासियों और पुलिसों के बीच झड़प होने लगी और इससे नक्सलवादिता जैसे हिंसक आंदोलनों को और भी हावी हो गए। तो इस समस्या का निपटारा करने के लिए मिदनापुर के आरावाड़ी वन क्षेत्र में योजना आरंभ की जिसका अधिकारी A.K. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया तथा क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र को 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया।
और इन्होंने गांव के लोगों को का सहयोग लेकर यहाँ पर वन लगाए तथा उसमें ये तय किया गया कि 25% के उपयोग का अधिकार स्थानीय लोगों को दिया जाएगा तथा इनकी वे सुरक्षा और देखभाल भी ग्रामीण लोग करेंगे और साथ में वो अपने लकड़ी और पशुओं को लकड़ी प्राप्त कर सकेंगे और पशुओं को चरा सकेंगे। इस तरह से ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से हुआ। भागीदारी 1983 तक फिर इस तरह से वन का निर्माण हुआ तो 1983 तक आरावाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया और बेकार कहा जाने वाला वन अब मूल्यवान हो गया। 12.5 करोड़ का वन हो गया। 12.5 करोड़ का वन हो गया। जल की कमी वाले क्षेत्रों एवं अत्यधिक निर्धनता वाले क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध है। अर्थात जहाँ पर जल कम है वहाँ पर गरीब लोग पाए जाते हैं, यही इसका संबंध है। वनस्पति आच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर भी कम हो जाता है। विशाल बांध तथा दूर तक जाने वाली बड़ी बड़ी नहरों की सर्वप्रथम संकल्पना उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य भी अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था। यानी जो बांध बनाना और बड़ी बड़ी नहरें बनाना ये कार्य अंग्रेजों के द्वारा आरंभ किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कुल है तो जो हिमाचल प्रदेश में जो नहरें निकाली जा गई थी 400 वर्ष पूर्व उनको कुल्हे कहा जाता था। और कुल्हे का एक नियम ये था कि जो क्षेत्र दूर थे उनको पहले जलापूर्ति दी जाती थी, फिर उसके बाद में ऊंचे क्षेत्रों को जल सिंचाई के लिए दिया जाता था। और सिंचाई के अतिरिक्त इन कुल्हे से जल का भूमि में अंतःस्राव्य होता रहता था, जिससे झरनों को जल भी प्राप्त होता रहता। बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा है। इसके 3 कारण थे। पहला तो सामाजिक समस्या, यानी किसान और आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया और उनको मुआवजा नहीं मिला। आर्थिक समस्या, यानी कि इस तरह से ऊंची दीवार बनाना या बांध बनाने में अधिक लागत आती है। पर्यावरण समस्या है, यानी कि इससे वनों का विनाश होता है और विविधता में क्षति होती है। 1970 में बने तावा बांध के विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक लाभ नहीं मिला। 1970 के विस्थापित व्यक्तियों को तावा बांध में। जल संग्रहण, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में पानी इकट्ठा करने के लिए 8,600 जोहड़ों का निर्माण किया और राज्य में 1,000 गांवों में पानी वापस लाया गया। 2015 में उन्हें स्टॉकहोम पुरस्कार दिया गया। स्टॉकहोम पुरस्कार जीता था उन्होंने 2015 में। यह बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो गृह और उनके निवासियों की भलाई के लिए जल संसाधनों के सुरक्षित संरक्षण में योगदान करने वाले व्यक्तियों का सम्मान करता है। जल संभर प्रबंध में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है और जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ता है इससे, जल संभरण से, परंतु सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है। छोटे छोटे गड्ढे खोदना, यानी कि जो वर्षा की बूंद है, जल संरक्षण के सैकड़ों तरीके हैं। जैसे छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण, जल संभरण व्यवस्था, मिट्टी के छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्थर के संग्राहक बनाना, छतों से जल एकत्रित करना। भूजल स्तर बढ़ता है, इससे भूजल स्तर बढ़ता है एवं नदी भी पुनः जीवित हो जाती है। जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग, तो भारत में यह बहुत पुरानी संकल्पना है वाटर हार्वेस्टिंग की। राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी हैं। राजस्थान में जल संरक्षण के 3 हैं, खादिन, बड़े पात्र एवं नाड़ी। महाराष्ट्र में बंधारस एवं ताल है। मध्य प्रदेश में एवं उत्तर प्रदेश में
बंदिश बिहार में, आहार तथा पाइन हिमाचल प्रदेश में कुल है, जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिस को टैंकी कहते हैं, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा कहते हैं। यानी कर्नाटक में कट्टा कहते हैं, पानी को संग्रहित करने के गड्ढों को कट्टा कहते हैं कर्नाटक में। तो ये प्राचीन जल संग्रह जल परिवहन संरचनाएं थी जो आज भी प्रचलित में है। तो यह जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था खाद्यान्न पद्धति का आदर्श मॉडल है। ये जल संग्रहण क्षेत्र है, यानी कि इस बड़े क्षेत्र से जल को संग्रहित किया जाता है और खाद्यान्न जिसको फसल वाला क्षेत्र कहते हैं वहां पर इसको एकत्रित कर लिया जाता है। खाद्यान्न पे क्या बांध बना लेते हैं जिससे पानी रिस रस करके जाता है। खारा क्षेत्र है और उतला कूप है, जो ऊपर कुआं होता है उसको उतला कूप कहते हैं। कोयला पेट्रोलियम के विषय में तो हम खूब पढ़ चुके हैं अगले अध्यायों में। तो पेट्रोलियम का संसाधन लगभग 40 वर्ष बाद में समाप्त हो जाएगा और कोयला 200 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। ये आंकड़े बताते हैं। अपर्याप्त वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और उसके स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है। इसी के साथ में हमारी 10th की क्लास की बुक कंप्लीट हो जाती है।